स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका दोस्तों 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो बाल विकास में शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के लिए कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमको बताना है कि आनुवंशिकता और परिवेश के बीच में भूमिका के संबंध में कौन सा जो कथन है निम्नलिखित में से सही रहने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हैं। तो हमारा जहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें कि दूसरा ऑप्शन हमारा है कि आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो दोस्तों सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है कि आनुवंशिकता और परिवेश जो हैं दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों के परिवेश के जो सापेक्ष के जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है कि विकास के चरणों के संदर्भ में जो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है हमारा शैशवावस्था, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो हमारी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है दोस्तों वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। कब से दोस्तों? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक बचपन विकास के सभी क्षेत्र में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम आपको कराने वाले हैं। आइए देखते हैं कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहर सिरे की ओर होता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और ये जो एग्जाम होने वाला है ये समझ बेस पे होता है हमारे कि क्वेश्चन को हमको समझना है, उसके बाद उसका हमको जवाब देना है कि विकास का कौन से सिद्धांत बताना है, सिद्धांत के कौन सा वो सिद्धांत है जिसके अनुसार गामक विकास जो है शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। तो आइए बात करें। पहला ऑप्शन है शीर्षगामी, दूसरा ऑप्शन है अधोगामी, तीसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्की, चौथा ऑप्शन है मर्धी। अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में यहाँ पर तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, अधोगामी जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न आइए बढ़ते हैं। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियाँ खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि क्या बताया जा रहा है कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। उसके बाद दोस्तों कि प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का जो दोहराव है वो अपनी गुड़िया पर करती है, इसका व्यवहार क्या दर्शाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसका व्यवहार है जो क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है प्राथमिक सामाजिकरण, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक सामाजिकरण, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता, चौथा ऑप्शन है अनुवांशिकता क्रमादेशन को खोलना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिकता सामाजिकरण जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो बच्चे प्राथमिकता सामाजिकरण के दौरान अपने आसपास के अनुभवों और बातचीतों के माध्यम से सीखते हैं और खुद का निर्माण करते हैं। तो जैसा उस बच्चे के साथ हुआ है वैसा ही वो बच्चा जो है दूसरे के साथ में वो उसी तरह का जो है प्रभाव वो वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है तो बात कर लेते हैं कि अनीता ने रसीम को कलम ले लिया। अनीता ने रसीम का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रसीम ने अनीता का भोजन खा लिया। तो इसके प्रतिशोध में क्या किया कि रसीम ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब क्या कर रही थी? देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया और उसने अध्यापिका को ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी पूजा ने जो है अध्यापक को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया था। दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है?
तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास के, कौन सी अवस्था पर है, तो आइए बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में। अगर हम बात कर लें तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है यहाँ पर कि दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। चौथा ऑप्शन है कि यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। अगर हम बात कर लें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो चौथा ऑप्शन हमारा जो होगा राइट हो जाएगा। यहाँ पर यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, तो जीन पियाजे के बारे में बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हैं। तो हमारा जो इसका ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। दूसरा ऑप्शन है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण। तीसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। चौथा ऑप्शन है सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता जो हमारा जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। तो अगर बात कर लें यहाँ पर कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस परिचालन चरण तीसरा चरण है। यह अवधि मध्य बचपन के समय तक लगभग 7 साल की उम्र से शुरू होती है और लगभग 11 साल की उम्र तक जारी रहती है। तो आइए इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, तो बात कर लेते हैं कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। तो राघव जो है वो एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ता है जैसे कि मान लो वो किसी घोड़े पर चढ़ने का अभिनय कर रहा हो, तो उसकी या जो सवारी कर रहा हो तो उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है। तो आइए बात करें यहाँ पर हम। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि सांकेतिक प्रस्तुतीकरण। दूसरा ऑप्शन है आत्म केंद्रीयवाद। तीसरा ऑप्शन है संरक्षण। चौथा ऑप्शन है क्रमबद्धता। अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सांकेतिक प्रस्तुतीकरण हमारा जो जवाब होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका जो पहला ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कैसी है। दोस्तों क्या क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ उसी स्तर पर है, बहुत ऊपर है। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, कुछ ऊपर है। कैसी है दोस्तों, कैसी दक्षता की तुलना में, तो कुछ ऊपर है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए वह स्वयं को निर्देश देता है रहता है। लेव वाइगोत्स्की के नियम अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे। अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, आत्म केंद्रित वाचन, आत्म केंद्रित वाचन। दूसरा ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत वाचन। तीसरा ऑप्शन है सामूहिक वाचन। चौथा ऑप्शन है हमारा सामाजिक वाचन। अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत वाचन हमारा जवाब जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर का अगर एग्ज़ाम का सेट उठाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, तो उसमें ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि बहुआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर। दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट। चौथा ऑप्शन है हमारा BF स्किनर। तो अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और अगर बात करें कब दिया था दोस्तों, तो
1983 में, कब दिया था? 1983 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रोफेसर डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर द्वारा विकसित किया गया था। तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हम वही आपको सारे प्रश्न भी करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अभिकथन में कह रहा है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका निभाता है। कोई भूमिका नहीं निभाता है। क्या क्वेश्चन है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका निभाता नहीं है। तो इसी कारण, इसका कारण क्या दिया गया है? तो बात कर लेते हैं कि भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, सही विकल्प चुनें। तो भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, सही विकल्प चुनना है, हमको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम राइट ऑप्शन के बारे में। तो हमारे जो ए और आर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो गलत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वो गलत हो जाएंगे। अगर बात करें, क्योंकि वातावरण लगभग उन चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं। कैसे करते हैं? प्रतिदिन करते हैं। तो इसलिए कि भाषा संख्या के विकास वातावरण के महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपनी मातृभाषा की, अपनी माँ के माध्यम से पर्यावरण से प्रभाव से प्राप्त करते हैं जो हमें प्रदान करती है। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो कौन सा कारक जो है संभावित जोखिम वाला है? पहला ऑप्शन है कि अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। दूसरा, अगर ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि समावेशी प्रणाली सभी बच्चों के लिए एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है और भेदभाव पूर्ण रवैया को बदलने में सहायक होती है। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो एक विद्यालय में लड़कियों को केवल दोस्तों संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो आइए बात कर लेते हैं क्या दर्शाता है। तो हमारा जो ऑप्शन पहला दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों कि जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। दूसरा ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में बुद्धि वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि यह जेंडर संबंधी पूर्वग्रहों को दर्शाता है। चौथा ऑप्शन है यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्कूल लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि लड़कों को केवल एक खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो स्कूल का यह दृष्टिकोण लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देगा। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन को हमको समझना है कि क्या बताया जा रहा है। और ये समझ पर आधारित, हमारा जो सीटेट का पेपर होता है वो समझ पर आधारित होता है। तो हमको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसका हमको जवाब देना है। तो आइए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या रहने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है कि इस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है मानक एवं एकरूप, दूसरा ऑप्शन है संकलात्मक और अध्यापक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है सतत एवं समग्र, चौथा ऑप्शन है हमारा मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। तो अगर बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सतत एवं समग्र। कैसा होता है इस प्रकार का मूल्यांकन, कैसा कहलाता है, सतत एवं समग्र कहलाता है। एक शिक्षक ने पूरे वर्ष के बच्चों को बारीकी से अवलोकन उनके सीखने की गतिविधियों में किया, उनके काम के नमूने का अनुपालन कर बच्चों को अवलोकन डायरी बनाए रखना, सतत और व्यापक विकास पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि
अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि आकलन का उद्देश्य क्या है। आकलन का उद्देश्य क्या है, तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, प्रखर एवं समस्यात्मक रूप से चिन्हित करना। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। चौथा ऑप्शन है कि कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे दोस्तों राइट ऑप्शन के बारे में, इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वो राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है कि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए। तो विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया, तो आइए देखते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना हमारा जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से अवधान कमी अतिसक्रियता व्यतिक्रम, जिसको दोस्तों ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। तो ADHD वाला बच्चा जो है वो किस तरह की विशेषता को दर्शाता है। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हैं। तो पहला ऑप्शन है कि बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति। चौथा ऑप्शन हमारा बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। अगर हम बात करें कि ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता को दर्शाता है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। कैसा, आसानी से विचलित होने की जो प्रवृत्ति है वो हमारा जवाब जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि उन्हें स्वेच्छा से चयन किया जाए, उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन के बारे में बात करें कि अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना गलत है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है कि उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, गलत है दोस्तों ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बात करें हम यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, पहला ऑप्शन है राइट हो जाएगा कि उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें कि प्रतिभाशाली बच्चों का जो IQ होता है वो कितना होता है, तो 140 प्लस होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो इसको 150 नंबर का पेपर होता है। अगर उसमें आप 140 नंबर लेके आ जाते हैं दोस्तों, 140 प्लस नंबर लेके आ जाते हैं, तो आप लोग प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर काउंट किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो रमन जो है वो कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखाई देता है, उसे पाठ्यपुस्तक पढ़ने में तथा कार्य करने में क्या होती, कठिनाई होती है, तो उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में क्या दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है कि उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, उसे पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। चौथा ऑप्शन हमारा है कि उसे अपने सहपाठियों की कापियों
काम उतारने के लिए दे देना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उसे पाठ्य पुस्तक के पाठ की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। संज्ञानात्मक समस्याओं से लेकर शारीरिक दुर्बलता, जिसको दृष्टिबाधिता कहते हैं, तक कई प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक तकनीकी उपलब्ध होती है। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निस्सकता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निस्सकता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति प्रयुक्त करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कि प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। चौथा ऑप्शन है लेखन कार्य का समय घटा देंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लेखन कार्य का जो समय होगा वो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नता करने के लिए प्रभावशाली हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां जो हैं वो सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं। तो पहला ऑप्शन है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों में सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। तो आइए बात करें हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। अगर किसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरह से उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि अभिकथन ए में दिया गया है कि अहमद प्रभावशाली समस्या को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। क्या कहता है कि कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। तो अभिकथन ए हो गया। अगर बात करें कारण के बारे में, इसका तर्क क्या है कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से सो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें हम पहले ऑप्शन के बारे में, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। ए और दोनों जो है वो सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है कि किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो आइए बात करें यहाँ पर हम। पहला ऑप्शन है कि संरचनावादी व्यवहारवादी। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। तीसरा ऑप्शन है कि खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो आइए बात करें हम अगर राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रटनतवाद से अवधारणा की और शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। तो तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। तो आइए देखते हैं कि विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि विचारक कथनों में से तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं।
तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन होगा विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों का दोस्तों सीटेट का एग्जाम होने वाला है उनके लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप लोग डेली क्लास करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप अपने पेपर पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिएगा। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं कोशिश करिए कि आप लोग 20 तारीख तक 19 तारीख तक का आपके पास समय है, क्योंकि 20 को आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो 19 तारीख तक आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जितने ज़्यादा हो सकें, क्योंकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे सीटेट के, तो उनको थोड़ा सा समय का भी बाउंडेशन रहेगी। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि मीरा जो है विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है तो वह इस कार्य से प्रेम करती है और वह इसे संतुष्टि देता है, तो यह क्या दर्शाता है। तो बात करें, पहला ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है अभावजन्य आवश्यकता, चौथा ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकता। तो अगर हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो आंतरिक प्रेरणा जो हमारा जवाब होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नित करता है। तो सामाजिक भावात्मक अधिगम को कौन समुन्नित करता है, तो आइए बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता का बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है ये देखते हैं कि ज़बरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है कि तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, चौथा ऑप्शन है कि अच्छे अंक लाने का दबाव। क्या हो जाएगा कि अच्छे अंक लाने का दबाव। तो आइए हम बात करें अगर यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो बात करें दोस्तों राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तदानुभूत रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन जो इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन दोस्तों सही है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में कि त्रुटियों से अध्यापकों को कमज़ोर एवं कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है, गलत जवाब है हमारा। दूसरा ऑप्शन है कि त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं, गलत जवाब है हमारा। तीसरा ऑप्शन हमारा है कि त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो हम थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों उसको राइट करेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है आपको। तो बात करें संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि और दोस्तों हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा। अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों अधिगम को कौन कौन प्रभावित करता है अगर बात करें तो संवेग भी प्रभावित करता है, सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करता है, परिपक्वता भी प्रभावित करता है और रुचि। तो चारों ऑप्शन जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। तो रचनावाद की विशेषता कौन सी नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन के बारे में तो पहला है कि शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करता है, शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है कि सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। चौथा ऑप्शन हमारा है कि अर्थपूर्ण अधिगम प्रमाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। तो आइए बात करें अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि रचनावाद की निम्नलिखित विशेषता कौन सी सही है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। कक्षा 3 की पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा।
तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर है कि विद्यार्थियों को का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने में से भटक जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।